गुड इवनिंग सभी को। सभी मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, सभी को प्यार भरा नमस्कार। देखिए, हम टेंसेस को लेकर के रिसेंटली जो हमारी क्लास ख़त्म की है, 2 दिन पहले की है। टेंसेस से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे, टेंस से, उसके बाद हमने कंडीशनल सेंटेंस, उसके बाद हमने क्वेश्चन टैग्स, इन सभी को हमने कंक्लूड कर लिया है। और आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के सामने है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ थंबनेल में दिखाई दे रहा है, वॉइस। देखिए, वॉइस एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। एसएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है वॉइस से। अब हम बात करते हैं कि वॉइस है क्या, और आइए मिलकर के इस टॉपिक को बहुत अच्छे से बड़े इंटरेस्ट के साथ इसको शुरू करते हैं, और सारे चीज़ें जो हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के और सारे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है। देखिए, ये जो ऑनलाइन टीचिंग है, ये आप हैं तो हम हैं, व्यूवर्स हैं तो क्रिएटर है। तो आपके सपोर्ट से, व्यूवर्स के सपोर्ट के बिना कोई भी क्रिएटर हो बहुत अच्छा नहीं कर पाता। जब आप पॉजिटिव कमेंट करते हो, लाइक शेयर करते हो, तो एक बहुत अच्छा एक मोटिवेशन मिलता है क्रिएटर को, चाहे वो किसी भी चीज़ का क्रिएटर हो। तो हम यहाँ पर एक हमारी जो मुहिम लेकर आए थे, शुरुआत की है, उसको चलो आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चे, ये वॉइस का जो चैप्टर है हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि वॉइस होती क्या है। देखिए, वॉइस जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, हिंदी में कहते हो इसको वाच्य। हिंदी में क्या कहते हो आप? इसको वाच्य कहते हो। हिंदी में आपने वाच्य परिवर्तन जो पढ़े हैं वो है हमारा वॉइस। अब बात ये आती है कि वॉइस क्या काम करती है। देखिए, वॉइस हमें ये बताती है कि जब कोई भी सेंटेंस आप देखते हो तो उसमें ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है या फिर एक्शन इंपॉर्टेंट है। आप क्या देखोगे कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है या फिर एक्शन इंपॉर्टेंट है। इसी बात की जानकारी कौन देगा? वॉइस देगा। अब आप लोगों ने देखा है, आप लोग जानते हो कि जब भी हम वॉइस को देखते हैं तो वॉइस 2 तरह की होती है। एक होती है एक्टिव वॉइस और एक होती है पैसिव वॉइस। देखिए, एक्टिव वॉइस होती है, उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। लेकिन जो पैसिव वॉइस जो होती है उसके अंदर एक्शन इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अब इस बात को समझिए कैसे, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ रहा हूं। जैसे अगर मान लीजिए कोई इंसान, हमारा कोई भी रिलेटिव जो है वो बीमार हो जाता है, हालांकि बीमार नहीं होना चाहिए और हम ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक रूटीन की लाइफ में जो आप लोग सुनते हो उस एग्जाम्पल को कोरिलेट कर रहा हूं। तो क्या कहा जाता है कि कई बार जैसे हमारे गांव के अंदर या जो छोटी हॉस्पिटल्स होती हैं, वो उस जब कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है तो वो क्या कर देते हैं, कोई दूसरी बड़ी हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं उस पेशेंट को। तो देखिए, उसमें जो है वो ये कहा जाता है कि पेशेंट को रेफ़र कर दिया गया है, यानी कि उसमें ये बात मेंशन नहीं है कि रेफ़र किसने किया है। अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन इंपॉर्टेंट होना ये होता है।
इज इट ओके? और दूसरी बात, जैसे कॉलेज के स्टूडेंट हो, आप कॉलेज में जाते हो, तो जनरली जो होती है कि कॉलेज के अंदर किसी भी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है तो वो एक नोटिस के थ्रू आती है, और कोई भी नोटिस जब लिखा जाता है तो उसमें ये लिखा जाता है कि सभी स्टूडेंट जो है, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, कि सभी को सूचित किया जाता है आगे जो भी इंफॉर्मेशन हो उस नोटिस के दौरान। तो यहाँ पर ये मेंशन नहीं है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई सूचना देने वाला कौन है, क्योंकि कभी भी जब आप नोटिस देखते हो तो उसमें ये बात नहीं होती कि कॉलेज का प्रिंसिपल ये बात कहता है, ये सूचना सभी स्टूडेंट्स को देता है। तो उसकी जो लाइन लिखी रहती है उसकी पहली कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, चाहे तो आप ये, या हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन सूचना दे रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चे, यहाँ पर इम्पोर्टेंट सूचना देना, ये जो एक्शन किया जा रहा है ये इम्पोर्टेंट है। तो यही होता है हमारा एक्शन का इम्पोर्टेंट होना। अब मान लीजिए आप लोग कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो और आपको ये कहा जाए कि यहाँ पर 6 घंटे कंटिन्यू क्लास दी जाती है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्लास देना इम्पोर्टेंट है, ये एक्शन इम्पोर्टेंट होना होता है। ये नहीं कहा जाता कि XYZ जो भी ये टीचर आपको इतनी देर पढ़ाता है, ये आपको इतनी देर पढ़ाएगा, ये नहीं। वहाँ पर ये कहा कि आपको 6 घंटे 8 घंटे XYZ जो भी टाइम मेंशन करे, या फिर ये कहें कि यहाँ नाइट क्लासेस भी लगाई जाती हैं, ऐसा कह देते हैं जो कि यहाँ नाइट क्लासेस भी लगाई जाती हैं। इट मीन्स क्लास लगाना इम्पोर्टेंट है बच्चे, ना कि ये इम्पोर्टेंट है। इस वाक्य में ये दिखाई दे रहा है कि क्लास कौन लगा रहा है, क्लास कौन दे रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये जो बातें थी ये हमारी इस बात को दिखाती हैं कि एक सब्जेक्ट जहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है वो हमारी एक्टिव वॉइस होती है, और जहाँ पर एक्शन इम्पोर्टेंट होता है वो हमारी पैसिव वॉइस होती है। ये तो बात थी हमारी एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है, इसको बड़े अच्छे से समझ लीजिए, हमारी रूटीन के लाइफ में हम इनको यूज करते हैं। अब देखिए दूसरी बात ये है कि चेंज करने की बात बहुत दूर की बात है, चेंज करने की बात तो दूर की बात है। हम क्या करते हैं, हमें यही बताया गया है कि सीधा क्या भाई एक्टिव से पैसिव बदलो। तो सबसे पहले आपने ये जाना पैसिव वॉइस होती क्या है, एक्टिव वॉइस होती क्या है। अब भी चेंज हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें वाक्य को पहचान तो करें। भाई देखिए कोई भी एग्जाम होता है उसमें किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि भाई वो ये बताए आपको कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाइए या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाइए। किसी भी एग्जाम में जब आप देखोगे तो उसमें लिखा आएगा चेंज द वॉइस, यानी कि वॉइस चेंज करनी है। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो आपको पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा बच्चे, और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए एग्जाम की डायरेक्शन क्या होगी, क्वेश्चन की डायरेक्शन होगी चेंज द वॉइस। अब सबसे पहले जो सवाल हमारे पास उठता है वो होता है कि सबसे पहले वाक्य को देखें हम, और देख करके पहले तो ये बताएं कि वो वाक्य एक्टिव में है या पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। और आइडेंटिफिकेशन आप लोगों के सामने क्या है कि B+V3। देखिए बच्चे जब भी B+V3 का स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई दे, कैसे, अब इस बी वर्ब के अंदर क्या आ जाता है ये आपको वर्ब के अंदर बड़े अच्छे से बताया था, मैं फिर लिख देता हूं। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बींग। बच्चे ये बी वर्ब के फॉर्म है, आप सबको अच्छे से पता है, ये वर्ब के अंदर हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। तो इसलिए मैंने कहा B+V3। अगर इनके ठीक बाद अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देती है तो बेटा वो जो वाक्य होगा वो किसका होगा, वो जो वाक्य होगा वो होगा हमारा पैसिव वॉइस। क्या होगा, पैसिव वॉइस।
इस स्ट्रक्चर के अलावा जितने भी स्ट्रक्चर बच गए वो सब किसके बच गए? एक्टिव वॉइस के। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। देखिए मैंने कहा आई एम टीचिंग, और एक वाक्य मैंने लिखा बच्चे आई एम टॉट। अब ये दो वाक्य आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। इसमें हमने लिखा आई एम टीचिंग, दोनों के अंदर जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इन दोनों के अंदर एम आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, और देखिए इसके बाद टीचिंग है और इसके बाद टॉट है, यानी कि ये हमारी V1 प्लस ING है और ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है बच्चे। तो अब इन दोनों को जब समझेंगे तो मैंने क्या कहा, इज एम आर वॉज वर, बी बीन बींग के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो देखिए ये रहा हमारा एम, और एम के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये गलत नहीं है कि कभी ऐसा मान ले कुछ स्टूडेंट जो बिगिनर्स हैं कि सर इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसमें जो हम देखेंगे और यहाँ पर इज एम आर के बाद सर V1 ING है, तो सर ये तो ठीक है, ये गलत है। ये गलत नहीं है, यही पैसिव कंस्ट्रक्शन है। तो बच्चे ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है ये वाक्य। और ये आई एम टीचिंग ये हमारा एक्टिव वॉइस, क्योंकि इज एम आर तो है लेकिन इसके बाद V1 प्लस ING है। हमने क्या कहा, अगर इन तीनों के बाद किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर मिल रहा है तो वो पैसिव वॉइस का वाक्य होगा, और उसके अलावा जितने भी स्ट्रक्चर बच गए सब के सब क्या है, एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर है बच्चे। हैव यू गॉट इट? तो सबसे पहले क्या आपको ये पता चल गया वाक्य को देख करके कि ये वाक्य एक्टिव में है या पैसिव में? एक बात क्लियर। देखिए हम बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल से सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे हम करेंगे। हमारी सारी क्लास बिल्कुल बेसिक लेवल से चली है और लेवल को धीरे धीरे अपग्रेड करती चली है। तो देखिए अब ये तो बात हुई हमारी पहचान की, चेंज करने की बात अभी भी दोस्तों दूर है। देखिए अब बात आती है कि नॉन कन्वर्सन रूल्स। इट मीन्स क्या है कि हमें ये वाक्य के अंदर ये देखना है कि वो वाक्य एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव आप चेंज कर रहे हो। तो जनरली हम एक्टिव से पैसिव के कुछ रूल्स आप लोगों को पढ़ाए हैं, आपने पढ़े हैं, लेकिन हम पहले ये तो देख लें क्या कोई ऐसी कंडीशन अप्लाई हो रही है उस वाक्य के ऊपर कि उसका एक्टिव से पैसिव ही ना बने। तो सबसे पहले नॉन कन्वर्सन रूल्स देखिए। सबसे पहला जो इसका सेंटेंस है वो कहा है कि इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो, किसका ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो हम उसको एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सी प्लेज वेल, तो यहां बेटा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये वेल ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को वर्ब के अंदर भी बताया था कि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को व्हाट और हुम का आंसर चाहिए। व्हाट और हुम का आंसर चाहिए ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। अब ये व्हाट और हुम का आंसर है नहीं, तो अब आपको, क्योंकि ये टॉपिक हम कर चुके कि ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या है, ये अपने आप में एडवर्ब है बच्चे, और एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो पहला रूल यही है, अगर मैं कहूं सी प्लेज वेल इसकी एक्टिव से पैसिव बनाओ तो इसकी एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगी। इज इट ओके? चलिए दूसरी बात हमने कही है कि व्हेन हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड एज मेन वर्ब, जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वही मेन वर्ब के रूप में अगर काम करें तो उसकी एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगी। और ऐसी वर्ब्स कौन सी हैं हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आती हैं लेकिन वो कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करती हैं? तो देखिए याद करिए बेटा, जब आपको वर्ब्स का टॉपिक पढ़ाया गया था तो उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें एक हमने बात की थी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक हमने बात की थी मॉडल ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर एक तो थी हमारी बी वर्ब जिसमें ये हमारे आ गए, एक हमारी थी हैव वर्ब, और हैव के अंदर क्या था, हैज, हैव और हेड था मेरे बच्चे, और क्या था, एक हमारी डू वर्ब थी, और डू वर्ब के अंदर डू, डज
और डिड थी, तो हमने आपको ये कहा था कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ये कैटेगरी हमने पूरी की थी। लेकिन हमने कहा था इनको प्राइमरी इसलिए कहा जाता है, इनको प्राइमरी इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इनको प्राइमरी इसलिए कहा जाता है कि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से वाक्य में काम कर सकते हैं। अब इनमें से कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, इनके अंदर जब आप देखोगे तो आपने क्या देखा, मान लीजिए मैंने ये लिखा कि हमने लिखा रवि इज अ गुड स्टूडेंट। अब अगर हम आपसे ये कहें कि इसकी पैसिव वॉइस बनाइए, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करें, तो बेटा इज क्या है, इज क्या है, इज अपने आप में एक मेन वर्ब का काम करने वाला वर्ड है यहां पर, और ये होती है हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रही है और यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रही है। तो हमने क्या कहा कि व्हेन हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड एज मेन वर्ब, कि जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह जब काम करते हैं तो हम उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। हैव यू गॉट इट? चलिए तीसरी जो हमारी बात आती है वो आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस है बच्चे हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि 3 हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और एक यहां पर लिखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो यानी कि हमारे पास 4 टेंस आए, 3 तो हमारे पास 3 तो हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन टेंसेज का वाक्य अगर आपके सामने एक्टिव वॉइस में आ रहा है, हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते पैसिव वॉइस के अंदर। हैव यू गॉट इट? चलिए तो ये बात थी हमारी किसको लेकर के, कि नॉन कन्वर्सन रूल्स की बातें की है। अब बात आएगी कन्वर्सन की, तो ये चीजें आप लोगों के लिए जानना जरूरी था कि वॉइस होती क्या है। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हम सीधी बात कहाँ करते हैं कि देखिए भाई एक्टिव से पैसिव ऐसे बनेगी, तो ये कुछ एक इंट्रोडक्शन था वॉइस का कि वॉइस क्या होती है, वॉइस को चेंज जब किया जाता है तो कब चेंज किया जाएगा वो तो हम बात करेंगे। अभी हमने बात की कि कब चेंज नहीं किया जाएगा, और एक्टिव वॉइस काम क्या करती है और पैसिव वॉइस काम क्या करती है, ये हमारी कुछ बेसिक बातें हुई है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कन्वर्सन की, कि अब बात करेंगे हम कि भाई चेंज करेंगे तो कैसे कैसे हम चेंज करेंगे। अब सिंपल सी बात है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। मैं आपको कन्वर्सन रूल्स के जो जनरल रूल्स हैं, क्या है ये हमारे आपके सामने जो लिखे हुए हैं वो जनरल रूल्स हैं, कन्वर्जन रूल्स, ठीक है। यानी कि जो कन्वर्शन रूल्स हैं हमारे वो जनरल है, जो सभी जगह पर लागू होंगे, मोस्टली जगह पर लागू होंगे, और यहाँ स्पेशल रूल्स जो आएंगे वो भी आप लोगों को बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है कन्वर्सन का ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। देखिए एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले, देखिए इसी सीक्वेंस में करेंगे, ये सीक्वेंस में भी इसी को फॉलो करेंगे कि पहले कौन सा रूल फिर कौन सा फिर कौन सा। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या बन जाएगा, सबसे पहला चेंज होगा कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाए, सब्जेक्ट बनाए। दूसरा यूज क्या है, यूज ऑफ ए न्यू हेल्पिंग वर्ब। अब ये क्या है न्यू हेल्पिंग वर्ब, यानी कि बेटा एक्टिव वॉइस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, यानी कि जो वर्ब का स्ट्रक्चर रहेगा उससे हटकर के पैसिव वॉइस में एक नई वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो यूज होगी। यानी कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उससे हटकर एक नई हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। उसकी बात हम करेंगे कि वो किस तरह से करेंगे, या सर अपनी मर्जी से लगा दें, ऐसा नहीं है, वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से, और उसका बहुत ही स्ट्रिक आपको आंसर, बहुत स्ट्रिक उसकी जो ट्रिक है वो आप लोगों को बताई जाएगी, बशर्ते कि थोड़ा सा आप क्या रहिए, पेशेंस रखिए, ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा जो हमारा रूल है वो यूज ऑफ V3। क्या है, यूज ऑफ V3। इट मीन्स चाहे एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहे, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहे,
चाहे वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रहे, चाहे वो V1 प्लस ING रहे, चाहे वर्ब के साथ SES, यानी कि एक्टिव वॉइस की जो मेन वर्ब है वो किसी भी फॉर्म में रहे, पैसिव वॉइस की जो मेन वर्ब रहेगी वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहेगी। तीसरा, फोर्थ हमारा है यूज ऑफ एन अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब, नहीं सॉरी, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, यहां पर आएगा यूज ऑफ एन अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। क्या आएगा भाई? प्रपोजिशन। यानी कि चौथा रूल जो है वो आपको करना है क्या कि एक अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, और देखिए बहुत ही कॉमन जो प्रपोजिशन है यहां पर मैं बता देता हूं कि वो क्या है, बाई। वो क्या है? वो बाई होगा, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए कि अप्रोप्रिएट का मीनिंग यह है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर हम बाई को नहीं लगाते, इसलिए हमने अप्रोप्रिएट। वो कब नहीं लगाते वो भी हम स्पेशल बात करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट है, ये फिफ्थ है, जो हमारा फिफ्थ है वो है सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। यानी कि जो सब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस का वो क्या बन जाएगा? वो मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हैव यू गॉट इट? ये जो जनरल हमारे क्या हैं, 5 जनरल रूल्स है जो हर जगह हमें यूज करने हैं। अब हम इन सभी को अप्लाई करके एक वाक्य में देखेंगे कैसे। ठीक है बच्चों, हो गया। देखिए सबसे पहली बात जो हम बात कर रहे हैं इनके रूल्स की, वो देखिए कि ये कैसे अप्लाई करने हैं आप लोगों को। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं यहीं पर। देखिए मैंने कहा राजू प्लेज फुटबॉल। तो सबसे पहले आपको ये देखना है वाक्य एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव इसमें नहीं है। और उसके बाद जो है यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर, वॉज वर, या फिर मैं कहूँ हैज हैव हैड, वो नहीं है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में नहीं है। ठीक है भाई, ऐसा भी नहीं है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और ना ही ये हमारे उन 4 टेंसेस हैं। इट मीन्स ये कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होगा तो देखिए सबसे पहला रूल हमने कहा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो भाई ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया हमने फुटबॉल। अब मैंने कहा है कि यूज ऑफ ए न्यू हेल्पिंग वर्ब, हमेशा एक नई हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो नई हेल्पिंग वर्ब यहां मैं लगा देता हूं इज। अब ये कैसे लगी इज, इसकी हम बात करेंगे, बहुत शॉर्ट तरीके से आप लोगों को बताएंगे। आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत लंबी चौड़ी कोई टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैंने कहा है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो भाई यहां पर कोई भी वर्ब हो इसकी हमें थर्ड फॉर्म की यूज करना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने कहा अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन और जनरली बाई, तो यहां हमने किया बाई। और ये हमारा लास्ट है कि जो सब्जेक्ट है बच्चे उसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये हमने इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर रख दिया। ये है हमारी 5 रूल्स एक साथ कैसे अप्लाई होंगे। एक एग्जांपल और मैंने यहां पर लिखा, सी विल डू इट। अब यहां पर देखिए ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, पहला रूल इट। यहां पर विल है, लेकिन मैं ये जो नई हेल्पिंग वर्ब है वो मैं यूज कर रहा हूं बच्चे विल बी। ये डू है, इसकी थर्ड फॉर्म होगी डन। एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन मैंने कहा बाई, और सी को हम चेंज कर देंगे हर में। अब सबसे पहले तो एक बात, ये हमारे किस तरह से यूज करने हैं ये बात सारी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। देखिए 4 रूल तो हमारी जनरल है भाई, ये वाला,
यूज ऑफ V3, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, और सब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले सर यहाँ पर तो सी था और यहाँ हमने हर कर दिया, तो बच्चे इसकी कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसका कोई भी ऐसा, ये आप लोग पढ़ चुके हो। आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप लोगों ने ये पढ़ा है कि सर जो सी है वो कहो वो क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है तो इसको सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। इसको जब हमने ऑब्जेक्ट बना दिया तो इसका ऑब्जेक्टिव केस कर दिया। बहुत सारी इसमें कोई बातें नहीं है। अब जो मेन बात आती है वो आती है कि सर नई हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करें, क्योंकि जब भी हम नई हेल्पिंग वर्ब के बारे में, पैसिव वॉइस के बारे में सीखते हैं तो एक लंबी चौड़ी टेंसेज के टेबल्स को लेकर के कि इज एम आर आई तो ये कर दो, डू डज आई तो ये कर दो, हैज हैव आई तो इसमें बदल दो, नहीं। आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है ना वो नहीं करनी है। तो अब हम बात करते हैं सीधी इस बात के ऊपर कि जो न्यू हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे यूज करनी है। ठीक है, ये मैंने बताया है प्रोनाउंस के अंदर, तो ये आपको पता ही है, ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, और यहाँ पर आपको क्या है कि यू है एक तो, और एक हमने इट को इसमें नहीं लिखा बच्चे। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यू सब्जेक्ट में भी यू रहता है, इट जो है वो भी सब्जेक्ट में इट रहता है, और दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट में, देखो यू, योवर, यू, ये आप पढ़ते हो, इट, इट्स, इट, ये आप पढ़ते हो, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस इनका एक जैसा रहता है, इसलिए हम इनको ये कह सकते हैं कि ये चेंज नहीं होंगे। लेकिन ये देखना है कि सब्जेक्ट की जगह पर यूज होगा तो वो सब्जेक्टिव केस होगा, और ये उनका अगर ऑब्जेक्टिव की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है तो बच्चे वो क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे। इज इट ओके, क्लियर है? तो ये बात थी हमारी। अब जो बात आती है, मेन बात आती है कि हाउ टू यूज अ न्यू हेल्पिंग वर्ब बच्चे, हाउ टू यूज ए न्यू हेल्पिंग वर्ब। तो इसको देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो भी 2-3 वाक्य हमने आप लोगों को बताए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, उसमें आपने देखा कि न्यू हेल्पिंग वर्ब कैसे लगानी है। अब उसको सर क्या हम अपने मन से लगा दें या कोई भी लगा दें, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं है, इसका एक सिस्टम है, और सिस्टम है वो क्या है वो देखिए मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को एक, देखिए जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है आप 1 मिनट के अंदर चेंज कर दोगे, 1 मिनट, कोई सोचने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, देखिए बच्चे ये क्या है, सर ये तो 4 तक की काउंटिंग है और आपने 3-3 बार लिखी है। हो सकता है सर आपको 4 तक की काउंटिंग आती हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो देखिए बच्चे ये जो काउंटिंग है ये क्या शो करती है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए होंगे कि सर ये जो शो कर रहा है ना, वो शो कर रहा है किसको, टेंसेज को। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह बच्चे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हमने अभी अभी एक बात की है, क्या बात की है कि बच्चे ये जो 3 हमारे टेंस हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनकी कोई भी एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं होती, इसलिए ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते। और नेक्स्ट एक हमारा हमने कहा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इन टेंसेज की एक्टिव से पैसिव नहीं बनती, और जब इनकी एक्टिव से पैसिव नहीं बनती तो ये जनरली आप लोगों के अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करेंगे। पहली बात तो ये कि जो चेंज नहीं होने वाली चीजें हैं वो अक्सर एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछी जाती, लेकिन हमने आपको फिर भी बता दिया कि क्या है, इनकी चेंज नहीं होती। तो अगर ये दे भी देता तो एक ऑप्शन आएगा कि नन ऑफ अबो, कोई भी 3 ऑप्शन देगा, तो जब ऑप्शन जब इस टेंसेज में है तो अंडरस्टूड है कि नन ऑफ अबो होगा, क्योंकि चेंज ही नहीं होगी। इज इट ओके? तो देखिए ये तो बात क्या है कि ये हमारे 4 टेंसेज नहीं आएंगे। अब बात आती है कि सर बाकी के हमारे पास 8 टेंसेज बच गए, क्या बच गए, बाकी के हमारे पास ये 8 टेंसेज बच गए, और ये 8 टेंसेज अगर आते हैं तो क्या करना है। तो देखिए मेरे बच्चे बड़े ध्यान से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य इनमें से आता है तो जो नई हेल्पिंग वर्ब लगाने की ट्रिक है वो है बच्चे, ये ट्रिक है आप लोगों के सामने। देखिए 1 2 3 4, यानी कि 1 का 2 और 3 का 4,
1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन है भाई। तो यहाँ पर भी उसी तरह की छोटी सी आपको ट्रिक याद रखनी है कि 1 का 2 में और 3 का 4 में कोई दिक्कत नहीं है, 1 का 2 में 3 का 4 में, 1 का 2 में 3 का 4 में। सर क्या है ये 1 का 2 और 3 का 4? इस बात को समझिए। इस बात का मीनिंग है बच्चे कि अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है तो आपको जो न्यू हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो अगले वाले टेंस की लगा दो। इसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं उन हेल्पिंग वर्ब्स का आप क्या करें, यूज करें। इसी तरह पास्ट इंडेफिनेट की अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा दें, और पास्ट परफेक्ट का आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और इसी तरह हमारे क्या हो जाएंगे, फ्यूचर के हो जाएंगे। एक बात क्लियर? चौथे आएंगे नहीं, जो 4 नंबर पे है यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस है नहीं आएगा। बात है कि सर ये भी नहीं आएगा। अब बात क्या आती है कि बात ये आती है कि सर अगर ये वाले एक्टिव वॉइस में आ गए तो, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य अगर एक्टिव वॉइस में आ जाता है तो फिर हम नई जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम कैसे लगाएंगे? क्या सर 2 को 3 में कर दें? तो क्या हमने 2 को 3 में लिखा है? यहाँ पर सिंपल सी ट्रिक है आप लोगों के पास, 1 का 2 3 का 4 बस। इज इट ओके? अब देखिए अगर 2 का आ जाए तो मुझे ये बताइए कि इस 2 के अंदर यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इज एम आर लगती है। बताओ बच्चों, इज एम आर लगती है? लगती है। इसके अंदर क्या लगते हैं? तो सर इसके अंदर वॉज वर लगेंगी, वॉज वर लगेंगी। तो बच्चे क्या करना है, आपको उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को रखना है और प्लस में क्या जोड़ देना है? बीइंग जोड़ देना है। मेरी बात को समझिए, उसी टेंस की, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेम हेल्पिंग वर्ब रखनी है बेटा, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, तो वर्ब को उसके साथ एग्री तो करेंगे, एग्जांपल से समझेंगे। इसलिए मैंने कहा उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और आपको क्या जोड़ देना है? बीइंग जोड़ देना है। तो चलिए हम इन बातों को लेकर के डिस्कस करते हैं एक कुछ वाक्यों से। देखिए मैंने कहा सीमा हैज डन हर वर्क। देखिए बच्चे, अब ये रहा हमारे पास क्या, ये रहा हमारे पास सब्जेक्ट, ये रहा हमारे पास वर्ब, और ये रहा हमारे पास ऑब्जेक्ट। पहला रूल क्या कहता है बच्चे? पहला रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हमने बनाया हर वर्क। अब बात आती है कि हैज हैव प्लस V3 है तो टेंस कौन सा है? अब हैज हैव V3 है तो हैज हैव V3 है तो हमारे पास टेंस ये वाला है, तो हमने कहा अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अब अगले वाले टेंस में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगती है? हैज बीन, हैव बीन। अब यहाँ हर वर्क, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये सिंगुलर है, इसलिए हमने लगाया हैज। हर वर्क हैज बीन, अब वही वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, वही प्रपोजिशन बाई, और नाउन है तो नाउन सब्जेक्टिव केस में हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में, नेम है नेम नेम ही रहेगा। हैव यू गॉट इट? तो ये बात समझ में आई कि हमारी नई हेल्पिंग वर्ब क्या हुई? हैज बीन, अगले टेंस की। इसी तरह हमने कहा ही प्लेड क्रिकेट। तो देखिए बच्चे, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है क्रिकेट। ये बताइए कि चलो मैं प्लेज का एग्जांपल हम दे चुके हैं तो हम प्लेड कर लेते हैं, ठीक है।
ही प्लेड क्रिकेट। अब प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो टेंस कौन सा हुआ बच्चे? पास्ट इंडेफिनिट। हमें अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेनी है। अगले वाला टेंस हमारा क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। क्रिकेट सिंगुलर या प्लूरल? तो सर कहोगे क्रिकेट सिंगुलर, तो क्रिकेट वाज प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वही बाई का प्रयोग, और ये ही ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? हिम। हैव यू गॉट इट? बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें हैं इनके अंदर, ये सभी हमारी जनरल चीजें जो हैं वो चल रही हैं। इज इट ओके? चलिए अब एग्जांपल लेते हैं हम कि अगर सर यही आ जाए तो जैसा कि अभी आप लोगों को बताया, मैंने कहा सी इज वॉचिंग टीवी। देखिए बच्चे, अब यह हमने ऑब्जेक्ट लिया टीवी, इजएमआर प्लस वी1 प्लस आईएनजी है तो टेंस हमारे पास वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और मैंने कहा अगर कॉन्टिन्यूस आता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। तो टीवी है, टीवी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इज और क्या लगा देना है? इसमें बीइंग लगा देना है। टीवी इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, और बाई का प्रयोग, और सी चेंज इनटू हर। बताइए कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात जो थी ये हमारी किसकी थी? किस तरह से हम टेंसेज को देखें और एक नई हेल्पिंग वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कैसे करें, यही बात थी बेटा। अब देखिए बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, 1 का 2 3 का 4, मेरे ख्याल से सभी को बहुत अच्छे से याद रहेगी, इसमें आप कोई गलती नहीं करोगे। और कंटिन्यूअस आए तो सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और क्या लगा देना है? बीइंग लगा देना है। हैव यू गॉट इट? तो ये बात थी हमारी किसको लेकर के कि नई हेल्पिंग वर्ब। अब एक और बात हमारे सामने आती है। अब मैं एक वाक्य और लिखता हूं आप लोगों के सामने, इसको मैं इरेज कर देता हूं, बाद में आप नोट्स बना लेना। देखिए मैंने आपसे कहा सीमा कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब बात आती है कि सर यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो मॉडल वर्ब है। क्या है? मॉडल वर्ब है। तो देखिए सारे के सारे जो भी आपके मॉडल्स हैं वो एक ही मिनट के अंदर, एक ही सेकंड के अंदर आपका चेंज हो जाएगा। अब जब भी हमारे पास मॉडल, कोई भी मॉडल वर्ब है, क्या है? मॉडल वर्ब अगर आती है तो एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है, ये आपके पास एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना है? आपको पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो बाकी तो हमारे 4 रूल सेम रहेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, बाई का प्रयोग करना है, ठीक है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अब बात आती है जो है तो आपको एज इट इज क्या कर देना है, यानी कि सेम मॉडल का यूज करना है। बच्चे सेम मॉडल वर्ब रखनी है, प्लस में क्या ऐड कर देना? प्लस में बी को ऐड कर देना है। ये हमारी न्यू हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी मॉडल की। क्या बन जाएगी? अब देखिए अगर इस सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है तो हमने कहा इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? इसका जो इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमने कहा दिस बॉक्स। क्या लिखा? दिस बॉक्स। अब ये कैन है तो कैन को कैन रखो और क्या ऐड कर दो? बी ऐड कर दो। यही बात थी हमारी कि दिस बॉक्स कैन बी, ठीक है। आगे वही हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई का प्रयोग और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इज इट ओके और नॉट? बड़ी सिंपल सी बात है, चाहे कोई भी मॉडल हो, चाहे कोई भी मॉडल हो। मैंने कहा यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो देखिए यहां हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास मॉडल वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे? योर पेरेंट्स। शुड है, हमने कहा शुड का शुड ही यूज करेंगे और क्या लगा देंगे? बी और लगा देंगे। तो योर पेरेंट्स शुड बी, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही बाई का प्रयोग और यू का यू। ये हमारी
मॉडल वर्ब को चेंज करने का तरीका है। कहने का मीनिंग अब आपके पास ये है कि जितने भी टेंसेज हैं और जितने भी मॉडल्स हैं, केवल और केवल आप 2 सेकंड के अंदर ये देख लोगे कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ये 5 चीजें जो जनरल रूल्स हैं, ये जनरल रूल्स हैं। तो अब हमने बातें की है जनरल रूल्स की। इज इट ओके? अब जो जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग हमें मेन समस्या जो थी वो हेल्पिंग वर्ब की थी, वो आपकी बिल्कुल आप 1 सेकंड के अंदर पहचान जाओगे कि जो सेंटेंस दिया गया है वो चेंज जो करके दिया है 4 ऑप्शंस में से कौन सा होगा। ये तो बातें थी बच्चे हमारी कुछ जनरल बातें, कुछ जनरल रूल्स। यहां तक की बातें जो हैं ये आपने पढ़ी हैं, बहुत बार पढ़ी हैं, स्कूलिंग लेवल पे भी आपने पढ़ी हैं, यानी कि इनमें मैंने कुछ आपको अलग से कुछ भी नहीं बताया। और ये बातें आप पढ़ते हुए आए हो, तो मैंने ये हो सकता है कि थोड़ा सा तरीका इजी हो सकता है बताने का, और कोई अलग से मैंने कुछ नहीं बताया। अब हम बात करते हैं स्पेशल रूल्स की, ठीक है? तो वो स्पेशल रूल्स की जो बात करेंगे हम, वो कब करेंगे? हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो आपकी आने वाली क्लास होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे? स्पेशल रूल्स की बात करेंगे, और हर रूल को किस तरह से आप लोगों के सामने आपको देखना है, एनालिसिस करना है। देखिए यहाँ से एग्जाम में ये कॉमन चीजें हैं, ये आपका एक बेस तैयार होता है यहाँ से वॉइस को चेंज करने का, ठीक है? इसके बाद जो बातें होंगी वो हम करेंगे स्पेशल रूल्स की, ठीक है दोस्तों? तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, और नेक्स्ट जो क्लास होगी जो स्पेशल रूल्स को, वो हमारी कल आप लोगों के सामने आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।